जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। आज पुनः हम यानी अर्जुन प्रताप आप सभी को आपका अपना परिवार ड्रीम क्लासेस में स्वागत करता हूं। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने चला था मौलिक अधिकार यानी अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच तक मौलिक अधिकार। आज हम लोग चलेंगे भाग 4 यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ये हो जाती है हम लोग का क्लास नंबर 5। आज हम लोग का है क्लास नंबर 5, क्लास नंबर 5। इसके पहले हम लोगों ने क्लास 4 और 3 में हम लोगों ने मूल मौलिक अधिकार को देखा था, जिसमें हमें किन किन अधिकारों को रखा गया है जिसे सरकार भी नहीं छीन सकते हैं। वो हमारा अपना अधिकार था, मौलिक अधिकार। यहाँ पर हम लोग चलेंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पे, यानी कि ये राज्य के लिए मान्य है। किसके लिए है? राज्य के लिए। हम अनुच्छेद की बात करते हैं तो अनुच्छेद 36 से 51 के बीच आता है। अनुच्छेद 36 से 51 के बीच आती है। सबसे पहले ये बातें होती है कि राज्य के नीति निर्देशांक सिद्धांत लिया कहाँ से गया है। तो आप लोग से एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जो है आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड से लिया गया है। एक बात इसमें और भी ध्यान देना है कि आयरलैंड वाला जो देश है, आयरलैंड जो देश है, उन्होंने अपने देश में कहाँ से लाया था? तो वो लाया था स्पेन से। कहाँ से लाई थी? स्पेन से। हमारे देश यानी भारत के संविधान में कहाँ से आया था? तो आयरलैंड से आया था। कहाँ से आया था? आयरलैंड से। इसी बीच आप लोग इधर जल्दी से एक जवाब दे दीजिए कि नागरिकता का अधिकार कहाँ से लाया गया था। साथ ही साथ आप ये भी बता दीजिए कि मौलिक अधिकार कहाँ से लाया गया था। मौलिक अधिकार कहाँ से लाया गया था? कमेंट कीजिए जल्दी। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं, जल्दी से कमेंट में बताइए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो आयरलैंड देश से लिया गया है। आयरलैंड देश से लिया गया है। अगर हम आयरलैंड की बात करें, इन्होंने अपने देश में कौन से देश से लाया था? तो स्पेन से लाया था। कहाँ से लाया था? स्पेन से लाया था। चलिए, हम लोग भारत के हैं, भारतीय हैं। भारतीय एग्जाम में पूछा जाएगा, तो जब भी पूछे कि राज्य के नीति निर्देशांक सिद्धांत कहाँ से लाया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। अब आगे की ओर मुख्यता है कि राज्य के नीति निर्देशांक सिद्धांत है क्या। तो देखिए, जो हम लोग के पास योजना आती है, जो राज्य के या सरकार के कल्याणकारी योजना जो होती है, जनता के कल्याण के लिए जो होता है, उसे हम इसी निर्देशांक सिद्धांत के साथ रखते हैं। अगर हम एक बात करें कि इस पे किसका अधिकार होता है, तो मूल रूप से इस पर राज्य का अधिकार होता है। कौन लागू करता है? तो राज्य लागू करता है। नीति निर्देशांक सिद्धांत लागू कौन करता है जी? तो राज्य करता है। क्या इसे न्यायालय के द्वारा लागू किया जा सकता है? तो नहीं भैया, इसे न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। न्यायालय इसको लागू नहीं करता है। क्या किसी योजना को अगर सरकार, क्या कि राज्य है, तो राज्य में तो राज्य सरकार ही लागू करेगा। राज्य में कौन लागू करेगा? राज्य सरकार ही लागू करेगा। तो बात ये भी आती है कि सरकार क्या लागू अगर कोई योजना नहीं करता है, तो क्या हम इसके खिलाफ न्यायालय में जा सकते हैं? तो नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये साफ साफ इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार है। अगर वो देखेगा कि अगर हम कोई योजना ला रहे हैं, उस योजना से सभी जनता के, आम जनता जो है, उसे कल्याण हो रहा है, उसे लाभ मिल रही है, उसके जीवन में अच्छी जीवन जीने का प्रयास किया जा रहा है, तो वो योजना लाएगा। अगर उसको ये पता चल जाता है कि नहीं, इससे वो माने कि आम जनता में गलत प्रभाव होगा, आम जनता इससे शोषण के में चले आएंगे, तो इस अवस्था में वो योजना को नहीं भी ला सकता है। तो आप न्यायालय में इसका
मतलब कि केस नहीं कर सकते न्यायालय में, इसके तरफ से मैं राज निर्देशांक के सिद्धांत को नहीं लेके जा सकते हैं, ये साफ साफ कहा गया है। चलिए सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि नीति निर्देशांक सिद्धांत में किन बातों पे महत्वपूर्ण जोर दी गई है। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जोर ये दिया गया है कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जोर इसमें ये दिया गया है, यानी कि इसका मुख्यतः उद्देश्य क्या है। उद्देश्य, इसका मुख्यतः उद्देश्य क्या है, हम लोग उद्देश्य की बात करते हैं। इसका मुख्यतः उद्देश्य है कि आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। सबसे पहला उद्देश्य इसका क्या है कि भारत में और भारत के राज्य को आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होती है कि हमारे देश में यानी भारत में जितने भी राज्य हैं उस सभी राज्यों में आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना हो, इसका सबसे मूल उद्देश्य होती है। दूसरा का अगर हम इसके उद्देश्य की बात करेंगे तो कल्याणकारी समाज की स्थापना करना। कल्याणकारी समाज की स्थापना करना। समाज की स्थापना करना। इनका दूसरा का मूल उद्देश्य क्या होता है कि सभी देश के सभी राज्य में सभी जगह पे जो लोग हैं वो कल्याणकारी जीवन जिए। इसके लिए हम उनके कल्याण के लिए जो योजना लाएंगे उसे इसमें भाग 4 में रखा गया है। आगे की ओर हम बात करते हैं तो इसका दूसरा का मुख्य उद्देश्य है कि समाज को भलाई करना। समाज की भलाई करने का मतलब ये हो गया कि समाज को उसकी स्थिति उसकी अवस्था के अनुसार वैसे योजना को लाना जो अति आवश्यक है। इसको रखा गया किसमें? राज्य के नीति निर्देशांक सिद्धांत में रखा गया है। कौन से कौन अनुच्छेद के बीच में है ये? तो अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 के बीच में जितना भी अनुच्छेद है उन सभी को कहाँ रखा गया है? तो राज्य के नीति निर्देशांक सिद्धांत यानी कि भाग 4 में रखी गई है। कहाँ रखा गया है? तो भाग 4 में रखा गया है। अब हम लोग एक एक अनुच्छेद देखने का कार्य करते हैं। जैसे सबसे पहला हम लोग का अनुच्छेद आती है अनुच्छेद 36। अनुच्छेद 36 देखिए, इसमें राज्य का परिभाषा का वर्णन किया गया है। राज्य का परिभाषा का वर्णन किया गया है। अब राज्य की परिभाषा वही हो गया जो अनुच्छेद 12 में राज्य का परिभाषा के वर्णन किया गया था। और में इसमें नौकरी करने वाला पद भी सम्मिलित है, गैर सरकारी पद भी सम्मिलित है और सरकारी पद भी सम्मिलित है। सरकारी पद भी सम्मिलित है किसमें? राज्य में। अगर हम अनुच्छेद 37 की बात करते हैं, अनुच्छेद 37 की बात करते हैं तो इसमें इन बातों को रखा गया है कि इसे लागू करने का जो अधिकार है वो राज्य को है। किसको है? लागू करने का जो अधिकार है वो राज्य को है, यानी कि राज्यों का कर्तव्य है इसे लागू करना। इसे लागू करना किसका कर्तव्य है? कर्तव्य है। तो ये राज्यों का कर्तव्य है, ये राज्यों का कर्तव्य है कि इसे लागू किया जाए। राज्य के नीति निर्देशांक सिद्धांत में कौन सा क्षेत्र में किस योजना के तहत हम वहाँ के जनता को कल्याण पहुँचाएंगे, ये राज्य का काम है। राज्य देखेगा कि हमारी जनता किस अवस्था में है
वहाँ पे किस तरह की योजना की आवश्यकता है, ये राज्य का कार्य है। तो 37 में यही बताया गया है कि इसे जो है राज्य लागू करेगा। कौन लागू करेगा? इसे राज्य लागू करेगा। अगर हम 38 की बात करते हैं, अनुच्छेद 38 की बात करते हैं, अनुच्छेद 38 की बात करते हैं, तो इसमें सामाजिक और आर्थिक, सामाजिक और आर्थिक समानता होना चाहिए, समानता होना चाहिए। यानी कहने की मतलब ये है, बातों पे ध्यान दीजिए, कहने की मतलब ये है कि अगर किसी योजना को हम लाते हैं, अगर किसी योजना को हम पारित कर दिए हैं, सरकार ला दिया है किसी योजना को, तो उस योजना में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं देखा जाए, भेदभाव नहीं हो, सभी को एक समान रूप से वितरण किया जाए। समाज में जितने भी लोग हैं उन, क्योंकि अब बताइए, अब नरेंद्र मोदी 5 केजी चावल ला दिए हैं सभी लोग को, 5 केजी हिसाब से मिलता, अनाज मिलता है। तो उसमें किसी को 2 देना, किसी को 3 देना, किसी को 4 देना। अब मान लिया किसी का परिवार में 10 व्यक्ति है, उसके ना, तो हर परिवार में 10 व्यक्ति है, तो हम आपको 10 गो को नहीं दे सकते, हम 5 ही गो को देंगे। तो और किसी का में 5 ही व्यक्ति है, उसे 5 लोग को मिलेगा। तो यही कहा गया कि ऐसी नहीं होना चाहिए, सभी लोगों को एक समान तरीका से मिले, सभी लोगों का योजना का लाभ क्या हो, एक समान तरीका से मिले, यानी सामाजिक और आर्थिक समानता होना चाहिए, इसकी बातें कही गई है। और हम लोग अगर अनुच्छेद 39 की बात करते हैं, अनुच्छेद 39 की बात करते हैं, VVI अनुच्छेद 39 की है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं अनुच्छेद 39 जो है ये VVI है, अनुच्छेद 39। इसमें कहा गया है कि सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन, सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन, सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन की व्यवस्था की जानी चाहिए। किसमें? अनुच्छेद 39 में। यानी कहने की सिंपल सी बात यह है कि बहुत सा एरिया में ऐसा देखने को मिलता है कि कोई बच्चा से काम भी करवा रहा है, उसको कम पैसा दे रहा है, कोई महिला काम कर रही है, पुरुष के हिसाब से ही काम कर रहा है, समान काम कर रहा है, उसे पेमेंट कम दिया जाता है। तो इस पे रोक लगाया गया है अनुच्छेद 39 के माध्यम से कि अगर महिला हो, बच्चा हो, पुरुष हो, कोई भी व्यक्ति हो, उम्र से ऊंच नीच करे, गरीब अमीर करे, अगर वो आपके यहाँ काम कर रहा है और एक ही पद पे काम कर रहा हो, तो आप दोनों का समान वेतन दीजिए, एक समान वेतन। जैसे सिंपल से मान लीजिए बिहार पुलिस एक सिपाही है, तो महिला सिपाही के लिए 25,000 वेतन होगा, अब पुरुष सिपाही के लिए 30,000। ऐसी नहीं होना है, दोनों का एक समान ही रखना। अगर दोनों का 30 है तो महिला का भी 30 होना चाहिए और पुरुष का भी 30 होना चाहिए। किसी कंपनी में अगर काम किया जा रहा हो तो कंपनी वाला जो मालिक है वो भी अपने हिसाब से जितना पेमेंट दे रहा है, उसमें जितना महिला को दे रहा है उतना ही पुरुष को देने का प्रयास करेगा। इस पर चर्चा कहाँ रखा गया है? अनुच्छेद 39 के भीतर रखी गई है। अनुच्छेद 40 जो अति महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न पूछा हुआ कितना बार है। अनुच्छेद 40 में है क्या जो इतना महत्वपूर्ण है जी? तो यही है कि ग्राम पंचायतों का संगठन, ग्राम में पंचायतों का संगठन, यही अति महत्वपूर्ण है और इससे प्रश्न पूछा भी जाता है। अलग बातें हैं कि इसको रखा गया है भाग 9 में। इनमें कितना भी 29 विषय है, कौन कौन से विषय है
ये नगर पालिका की क्षेत्र, इन सब को रखा गया है 19 भाग 9 में। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग के है, ये सिर्फ कहा गया अनुच्छेद 9 में कि राज्य सरकार जो है वो ग्राम पंचायत संगठन बनाए, यानी ग्राम पंचायत संगठन की स्थापना करे। एक तरह से हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद 40 जो है वो गांधी जी का सिद्धांत का पालन है, गांधी जी का सिद्धांत का पालन है। महात्मा गांधी जी ने भी इन बातों को जोर दिया था कि अगर हिंदुस्तान को एक अच्छी दिशा में लेके जाना है तो इसमें हमें एक स्थानीय शासन लाना होगा। वही स्थानीय शासन के रूप में हम लोग का 2 काम कर रहा है, एक ग्राम पंचायत है और दूसर का हम लोग का नगर निगम है, जिसमें नगर परिषद आता है, नगर निगम आता है, नगर पंचायत आती है, यानी कि शहरी शासन व्यवस्था है। चलिए अब हम लोग अनुच्छेद 31 की ओर चलते हैं। अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 41 इसमें कहा गया है क्या, अनुच्छेद 41 में कि अगर कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर हो, आर्थिक रूप से क्या हो, कमजोर हो, तो उसे सहायता की दीजिए। यानी कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा एवं लोक सहायता पाने का अधिकार अनुच्छेद 41 में कह रहा है कि अगर कोई गरीब व्यक्ति हो या वो किसी अन्य दशा के माध्यम से उसे काम करने में सहायता प्रदान किया जाए, शिक्षा में सहायता प्रदान किया जाए, उसे लोक न्याय में, मैंने कि कहने का मतलब सरकारी वकील की अगर उसी आवश्यकता हो रहा है, केस उसमें सरकारी वकील चाहिए, तो उसे सरकार की तरफ से भी सहायता की जाएगी। इन बातों को रखा गया है अनुच्छेद 41 के भीतर। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 42 की। अनुच्छेद 42 की, इसमें अनुच्छेद 42 में क्या बोला गया है कि जो मजदूर है, अनुच्छेद 42 में कि जो मजदूर है इनकी दशाओं का भी, मजदूर के दशाओं का भी ध्यान देना चाहिए। यानी कहने की मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा हो या किसी कंपनी में कार्य कर रहा हो तो वह किस दशा में हमारे यहाँ काम कर रहा है, वो किस दशा में जॉब कर रहा है, इन सब के ऊपर पर भी ध्यान देना अति आवश्यक है। इन सब बातों पे ध्यान देना क्या है, अति आवश्यक है। आखिर जो व्यक्ति हमारे यहाँ काम कर रहा है उसकी तबीयत तो सही है, वो बीमार तो नहीं है। इन सब बातों को देखते हुए काम करना चाहिए कि उस पर हर एक बार ध्यान देना, उनकी दशाओं पे, उनकी स्थिति पे ध्यान देना अति आवश्यक है। सिंपल से बात करें, जब उस समय ज़्यादा आवश्यक होती है जब काम करने वाला यानी कोई मजदूर के रूप में, श्रमिक के रूप में कोई क्या हो, महिला हो, तो महिला वाले श्रमिक में अति आवश्यक हो जाती है कि इन्हें हर एक दशाओं पे ध्यान देना पड़ता है। जैसे अगर महिला गर्भवती हो गई, महिला क्या चीज में है, गर्भावस्था में है, तो इस अवस्था में उन्हें अवकाश दिया जाए। अवकाश से
दिया जाए। जितना दिन का भी अवकाश देने का वो अपना अपना सबका है, सरकार का भी अपना है और कंपनियां का भी अपना, कंपनी जिस हिसाब से देता है वो अपना देगा है। इन सभी को बातें में महिला पर विशेष रूप से ध्यान देना की आवश्यकता होती है, महिला मजदूरों पे। 42 अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43 इसमें कुटीर, इसमें कुटीर या लघु उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर या लघु उद्योग के विकास और संरक्षण का प्रावधान है। कहने के सिंपल सी बात यह है कि अनुच्छेद 43 में हम लोग का ये साफ साफ कहा गया है, अनुच्छेद 43 में ये साफ साफ कहा गया है कि भारत सरकार यानी कि राज्य सरकार जो है वो लघु उद्योग माने घर का जो छोटा मोटा जो उद्योग होता है, जैसे हम लोग देखे होंगे बांस का सूप बना हुआ छोटा उद्योग था पहले, चरखा चलाना वो भी छोटा उद्योग ही था, मछली पालन करना, ये सब हम लोग किस में आता है, लघु उद्योग के भीतर आता है। उन सबों को भी विकास एवं संरक्षण करने का प्रावधान है। उन सबों को भी आप पेमेंट दीजिए, उन्हें कुछ योजना लाइए जिससे कि लघु उद्योग का विकास हो, उसका आप प्रचार कीजिए कुछ दिशा में जिससे कि लघु उद्योग का विकास हो और आम जनता, गांव की जनता के जो लोग हैं वो लोग भी अपने जीवन यापन अच्छी तरीका से कर सके। ये बात कहा गया है 43 में कि लघु एवं कुटीर उद्योग के बारे में चर्चा है। वही 42 में क्या कहा गया था कि मजदूर किस दशाओं में आपके यहाँ काम कर रही है, उन दशाओं की चर्चा किया गया है। मजदूर किन दशाओं में आपके यहाँ कार्य कर रहा है, उन दशाओं की चर्चा, खासकर वैसे महिला मजदूर को जिन्हें किसी प्रकार की परेशानियां हो, जैसे गर्भवती हो गया, पीरियड्स आ गया, इन सभी के बारे में वहाँ पर देखना आवश्यक होती है। अगर हम अनुच्छेद 44 की बात करते हैं, अनुच्छेद 44 की बात करते हैं, इसमें कहा गया है एक समान सिविल संहिता कहने की मतलब यह है कि एक राज्य के भीतर अगर कोई राज्य योजना बना रही हो तो उस राज्य के भीतर जितने भी नागरिक हैं सभी लोगों के लिए एक सामान्य सिविल संहिता लागू होनी चाहिए। इन बातों की जानकारी हमें दी जाती है अनुच्छेद 44 के अनुसार। पूरे राज्य में जितने भी नागरिक हैं उन लोगों के लिए समान संहिता की बात कहाँ की गई है, अनुच्छेद 40 में। वही सामाजिक और आर्थिक समानता की बात अनुच्छेद 38 में कही गई। कहाँ कही गई है? अनुच्छेद 38 में कही गई है। अब हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद कितना का, अनुच्छेद 45 का। अनुच्छेद 45 का जो बातें हैं वो हम लोग का अनुच्छेद 21 में भी बताया गया है, यहाँ पर भी बताई गई है और अनुच्छेद 21 में भी बताया गया है कि अगर कोई बाल बच्चा है, कोई बालक यानी किशोर है, कोई बच्चा है तो उसका देखभाल करना तथा उसका शिक्षा की जो व्यवस्था है उसका देखरेख करना इस सरकार का उत्तरदायित्व है। किसका उत्तरदायित्व है? सरकार का उत्तरदायित्व है। उनको शिक्षा देना है, प्राथमिक शिक्षा देना है, उनको देखरेख करना है, निःशुल्क शिक्षा देना, बच्चों को देखरेख करना। इसकी चर्चा किसमें है? 45 में।
वही इन बातों को अगर रख दे, एक प्रश्न के रूप में दे दे कि 6 से 14 वर्ष की बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 21 के क में है। वही इस बातों को ध्यान दें कि राज्य सरकार को एक कर्तव्य होती है कि बच्चों को यानी 6 से 14 साल की बच्चों को शिक्षा एवं उसका हर एक पोषण में हर एक स्थिति में देखभाल करना एक कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 45 के भीतर है। कहाँ पर है? अनुच्छेद 45 के भीतर है। यही हम बात करते हैं अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 46, यही हम बात करें अनुच्छेद 46। इसमें SC/ST के शिक्षा का प्रावधान है, शिक्षा का प्रावधान है। ध्यान से देखना, अगर हम 46 की बात करें तो इसमें किसका प्रावधान लिखा गया है? किसका प्रावधान है जी? तो SC/ST का प्रावधान है। 45 की बात करें उसमें सभी बच्चों के लिए प्रावधान है उसकी देखभाल करने का। यही अनुच्छेद 21 के 1 की बात करें तो उसमें साफ साफ निःशुल्क शिक्षा की बात कही गई है। कितना उम्र तक के बच्चों को लिए? तो 6 से 14 वर्ष की उम्र तक के बच्चों के लिए। अगर हम यही आगे की ओर बात करते हैं, अनुच्छेद 47 के भीतर क्या कहा गया है? तो इसमें कहा गया है कि सभी व्यक्तियों के यानी सभी आम जनता की जो है उनकी पोषण स्तर पर भी ध्यान देना चाहिए। उनकी पोषण स्तर अर्थात जीवन स्तर सुधारने का प्रावधान है, सुधारने का प्रावधान है। पोषण स्तर अथवा जीवन स्तर को सुधारने का जो प्रावधान है वो कहाँ पे है? तो हम लोग का है अनुच्छेद 47 के भीतर। अनुच्छेद 47 में क्या है? पोषण स्तर का सुधारने का प्रावधान। यानी जब पोषण स्तर को हम लोग सुधार लेंगे तो जीवन स्तर अपने आप ही सुधर जाएगा। इसके लिए सरकार बहुत सारी योजनाएं लाती है। जैसे बच्चों के लिए पोषण स्तर की बात करें तो पहले से ही महिलाओं जब गर्भवती होती है उस वक्त से ही उन पर सरकार की तरफ से ध्यान दिया जाता है। हर एक 3 महीने 9 महीने यानी 6 महीने पर बच्चों गर्भवती महिलाओं को किसी न किसी प्रकार का प्रोत्साहन राशि दी जाती है। जब बच्चे जन्म लेते हैं उसके बाद उन्हें बच्चों पर भी ध्यान देता है। अब बच्चों के साथ साथ उसकी माँ पर भी ध्यान दिया जाता है। अब आज हम लोग का है भी कितना है? 11 मई है ना। 11 मई को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? मदर डे ना, यानी कि मम्मी का दिन है आज ना। चलिए आगे, अब हम लोग उस स्तर भी पहुंच गए हैं अनुच्छेद 47 में भी, जहां पर पोषण स्तर की बातें हो रही है। इस पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, महिलाओं पर ही दी जाती है। आगे की ओर हम लोग चलते हैं। अनुच्छेद 48 में क्या कहा है? अनुच्छेद 48 में क्या कहा है? देखिए, बात आ जाए कृषि का और बात आ जाए पशुपालन का, बात आ जाए कृषि का और बात आ जाए पशुपालन का, पशुपालन का, तो सीधे समझ जाइएगा कृषि और पशुपालन की व्यवस्था में सुधार करने का सरकार का जो प्रावधान है वो कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है? अनुच्छेद 48 के भीतर है। यहाँ से एक और प्रश्न पूछा हुआ है, महत्वपूर्ण VVI प्रश्न है यहाँ का। अनुच्छेद 48 की जो हम बातें कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण VVI है। अनुच्छेद 48 में कहा गया कृषि और पशुपालन के प्रावधान को रखा गया है। वही अनुच्छेद 48 के A की बात करें, अनुच्छेद 48 के A यानी कि का की बात करें तो इसमें हम लोग के साफ साफ इन बातों को रखा गया है कि वन यानी पर्यावरण का संरक्षण हो, पर्यावरण का क्या हो? संरक्षण हो।
वन एवं वन्यजीव का संरक्षण हो, वन एवं वन्यजीव का संरक्षण हो। ये सब बातों को किसमें रखा गया है? अनुच्छेद 48 के क में, अनुच्छेद 48 के क में रखा गया है। पर्यावरण संरक्षण हो, वन एवं वन्यजीव संरक्षण हो, इस बातों की चर्चा कहाँ किया गया है? तो अनुच्छेद 48 के क में। वही अनुच्छेद 48 की सिर्फ बात करेंगे। इसमें कृषि प्लस यानी कृषि और पशुपालन की चर्चा की गई है, पशुपालन की चर्चा की गई है। ये हम अनुच्छेद 49 की बात करते हैं, अनुच्छेद 49 की बात करते हैं। ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप लेता है, क्योंकि ये राष्ट्रीय स्तर से संबंधित है। इसमें क्या कहा जाता है कि अगर राष्ट्रीय कोई स्मारक हो, यह कोई स्थान हो यानी स्थल हो, तो उन सभी को संरक्षण देना, उन सभी को सुरक्षा देना भी अपना अधिकार है, अपना अधिकार है। जैसे स्मारक के रूप में हो गया कि कहीं महात्मा गांधी का कोई चित्र बना हो, उनका कोई मूर्ति बना हो, अंबेडकर जी का कहीं बना हो, नेहरू जी का बना हो, किन्हीं भगवान का बना हो, तो इन सबों का संरक्षण देना चाहिए सरकार के ओर से। इसके बारे में चर्चा किया गया है 49 में। सिर्फ सरकार ही नहीं, आम जनता के भी ये अपना जब मौलिक कर्तव्य के भीतर चलेंगे तब इन बातों को रखा गया है कि उनका भी अपना जिम्मेवारी होती है कि राज्य के यानी देश का किसी भी प्रकार की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया जाए। और अनुच्छेद 49 तो इस बात को साफ साफ रखता है कि अगर कोई ऐतिहासिक स्मारक है या कोई स्थान है, उसके संरक्षण देना अति आवश्यक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले सकते हैं, एग्जाम्पल के हिसाब से हम लोग ले सकते हैं, एग्जाम्पल के हिसाब से हम लोग ले सकते हैं, जैसे कहीं पे गांधी जी का मूर्ति लगा हो, कहीं पर गांधी जी का मूर्ति हो, या अभी कुछ दिन पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल का मूर्ति गुजरात में बना है, या तो हम बात करें नालंदा खंडहर की, या तो हम बात करें राजगीर की। किसकी बात करें? राजगीर की। या तो राजगीर की, या तो हम बात करें बोध गया की, जहाँ की बौद्ध धर्म का बहुत ही ज़्यादा महत्व में रखा गया है। या हम बात करें आप लोग के सामने पावापुरी का, जहाँ पर किनका मृत्यु हुआ है? स्वामी किनका हुआ है? 24वें तीर्थकार जिनकी मृत्यु हुआ कहाँ पे? पावापुरी में। तो ये सब जो स्थान है ये क्या चीज़ है जी? हम लोग के लिए माने कि देश के लिए अति आवश्यक है, ऐतिहासिक स्थान है। इसे संरक्षण देना, इसकी सुरक्षा देना भी राज्य सरकार के साथ साथ आम जनता का भी दायित्व है। अगर हम यही अनुच्छेद 50 की बात करते हैं, अनुच्छेद 50 की बात करते हैं, तो अनुच्छेद 50 में इन बातों को साफ साफ लिखा गया है कि जो कार्यपालिका है उनका शक्ति अलग है और जो न्यायपालिका है उनका शक्ति अलग है। न्यायपालिका जो है इनका शक्ति अलग है। यानी कहने की मतलब कार्यपालिका और न्यायपालिका में पृथककरण यानी अलग करने का काम किया गया है। कहाँ पे किया गया है? अनुच्छेद 50 में। अनुच्छेद 50 में, अनुच्छेद 50 में इन बातों पे जोर दिया गया है कि जो हम लोग का कार्यपालिका हो, यानी जो काम करने वाला जिनका जिम्मेवारी हो,
या न्यायपालिका हो, जिसमें हम लोग न्यायालय के रूप में आता है, जहाँ पर न्याय मिलती है, इन दोनों का काम करने का अलग अलग शक्ति है। इसके बारे में चर्चा बताई गई है कितना में, अनुच्छेद 50 में। यही हम लोग बात करते हैं। अनुच्छेद 51 की बात कर लें, अनुच्छेद 51 की बात कर लें तो ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधित है। कहाँ से संबंधित है जी? तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधित है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधित है। यानी अंतर्राष्ट्रीय में अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, शांति और सुरक्षा का प्रावधान का क्या चीज, प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51 में है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा तथा उनका शांति बनाने का जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद हम लोग का 51 में है। अब अनुच्छेद 51 के का भी है, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग के पास क्या है? अनुच्छेद 51 के का भी है। अनुच्छेद 51 के का है। इसमें किन बातों को रखा गया है? मौलिक कर्तव्य को रखा गया है, मौलिक कर्तव्य को रखा गया है। ये कौन सी बातें हुआ भैया? तो सुनिए ध्यान से किन बातों को रखा गया है इसमें। इससे पहले हमने आप लोगों को एक बात बताई थी, मौलिक अधिकार। अगर देश में आप मौलिक अधिकार ले सकते हैं तो कुछ तो मौलिक कर्तव्य भी होना चाहिए ना, जिसे कि आप अपना कर्तव्य मानिए और अपनी देश की सुरक्षा या अपने देश का जो वस्तु है, अपने देश का जो मान सम्मान है, उसे आप बचाने का प्रयास कीजिए। इसलिए मौलिक कर्तव्य को लाया गया है। अगर मूल अधिकार आपके पास है तो मूल कर्तव्य भी आपके पास है। कुछ मूल कर्तव्य लिखा गया है, बताया गया है संविधान में, जो आपका कर्तव्य है कि उसे पालन करना हो। आप भारत की जनता हैं तो आपका कर्तव्य होती है। यानी कहने का मतलब है कि आप भारत में रहने वाले हैं, आप भारत में रहने वाले हैं तो आप भारतवासी हैं, आप भारतीय हैं, तो आप इस मौलिक कर्तव्य का पालन कीजिए, पालन कीजिए। इसके पहले हम लोग का मौलिक अधिकार दिया गया है कि आपको ऐसा ऐसा इस प्रकार का अधिकार है जिसका आप अपना उपयोग कर सकते हैं, अपने मन के हिसाब से, अपने विचार के हिसाब से, अपने मस्तिष्क के हिसाब से, अपना सोच समझ के हिसाब से। तो यहीं पर मौलिक कर्तव्य भी लाया गया है कि इतना जितना भी कर्तव्य है, 10-11 कर्तव्य है ना। मूल में हम लोग का शुरुआती में 10 था, फिर बाद में 2002 में एक और ला दिया गया है, हो गया 11 कर्तव्य। तो ये हमारा कर्तव्य भी है, भारतीयों का कर्तव्य है कि इन कर्तव्यों का आप पालन कीजिए। आप क्या कीजिए? पालन कीजिए। तो हम लोग मौलिक कर्तव्य पे ध्यान देते हैं। इससे पहले एक बार जल्दी से हम सब क्या है, इससे पहले एक बार जल्दी से हम सब जो है शुरू से एक बार दोहरा लेते हैं किन किन बातों की चर्चा की गई थी। देखिए अनुच्छेद 36 में कहाँ राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया था? आयरलैंड देश से लिया गया था। ये क्या न्यायालय में इसके खिलाफ हम जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं, क्योंकि सरकार लागू करती है। दूसर की बातें हैं, किसका मुख्य उद्देश्य क्या थी भैया? तो भारत में आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना, कल्याणकारी स्थापना करना, समाज को भलाई करना, इसका मुख्य उद्देश्य होती है, मुख्य उद्देश्य था इसका। अनुच्छेद 36 में क्या है? राज्य का परिभाषा है। अनुच्छेद 37 में क्या है कि नीति निर्देश तत्व को लागू करना है।
अनुच्छेद 38 में क्या है कि सामाजिक और आर्थिक समानता को रखा गया है। यही हम बात करें अनुच्छेद 39 में क्या रखा गया है, तो समान कार्यों के लिए समान वेतन को रखा गया है। यही हम बात करते हैं अनुच्छेद 40 में क्या रखा गया है, भी आई है, एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न पूछा हुआ भी है कि ग्राम पंचायतों का संगठन को रखा गया है। और यही ग्राम पंचायत का संगठन जो है वो गांधी जी का सिद्धांत है, गांधी जी का सिद्धांत से लिया गया है ग्राम पंचायतों का संगठन। वही हम बात करते हैं अनुच्छेद 41 की बात करते हैं तो कुछ दशाओं में काम, शिक्षा एवं लोक सहायता पाने में सहायता किया जाएगा। यही हम 42 की बात करते हैं तो इसमें साफ साफ कहा गया कि मजदूर की कुछ दशाओं पे ध्यान देना है। 43 में कहा गया है कि कुटिल यानी कि जो लघु उद्योग है, जो भारत में लघु उद्योग है, जो छोट मोट उद्योग है, घर में काम करने वाला है, उन सबों का भी विकास करना होगा। 44 में कहा गया है सभी के लिए समान शिविर संहिता है। 45 में कहा गया है कि बच्चों का देखभाल करना, उसका शिक्षा व्यवस्था को देखभाल करना, ये भी सरकार का अधिकार है, यानी इसका प्रावधान को रखा गया है। 46 में हम लोग से उसी का पोषण के बारे में चर्चा की। 46 में अगर हम लोग बात करें तो एससी एसटी का शिक्षा का प्रावधान है। अगर 47 में बात करें तो पोषण स्तर को सुधारना है। अगर 48 की बात करें तो कृषि एवं पशुपालन विभाग के बारे में प्रावधान है। 48 के बात करें पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव संबंधित है। 49 की बात करें तो इसमें हम लोग के साफ इन बातों को रखा गया है 49 में कि आप अगर कोई है स्मारक या कोई राष्ट्रपति माने कि बने हुए किसी का मूर्ति है, वो देश के लिए अति महत्वपूर्ण है, तो उसका भी संरक्षण किया जाना चाहिए, यानी ऐतिहासिक स्मारक और स्थलों का संरक्षण। 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण है। 51 में हम लोग का अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का प्रावधान है। और 51 का 1 में हम लोग का मौलिक कर्तव्य है। 51 के 1 में हम लोग का कौन सा कर्तव्य है जी? 51 के 1 में हम लोग का मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य से अति महत्वपूर्ण प्रश्न सबसे पहला कि मौलिक कर्तव्य को कौन से समिति के द्वारा लाया गया था? ये लाया गया है सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर ये भी प्रश्न आता है किनके सिफारिश पे किनके सिफारिश पे जी? सरदार स्वर्ण सिंह के सिफारिश पे। एक कौन से संविधान संशोधन हुआ था? तब 42वें संविधान संशोधन 1976 में लाया गया था। 1976 में लाए गए थे। उस समय जब मौलिक कर्तव्य को लाया जा रहा था, उस समय मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी लाया गया था? 10 लाया गया था। अगला प्रश्न कि मौलिक कर्तव्य कौन सा देश से लाया गया है? तो भैया मौलिक कर्तव्य जो है वो रूस से लाया गया है। कहाँ से लाया गया है? रूस से लाया गया है। वही नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करें वो आयरलैंड से लाया गया है। और मौलिक कर्तव्य जो हम लोग का है ये रूस से लाया गया है। कहाँ से लाया गया है? तो रूस से लाया गया है। इन बातों को भी हम लोग ध्यान देने का बातें है कि कहाँ से लाया गया है, तो रूस से लाया गया है। अगर हम यही बात करते हैं कि वर्तमान समय में कितना मौलिक कर्तव्य है, ये भी अति महत्वपूर्ण है। तो वर्तमान समय में जो मौलिक कर्तव्य हम लोग के पास है वो 11 मौलिक कर्तव्य है। 11वां कब लाया गया है? तो 46वें संविधान संशोधन 2002 में 11वां कब लाया गया है? 46वें संविधान संशोधन 2002 में। अब हम लोग देखते हैं कि 11 गो जो मौलिक कर्तव्य है वो कौन कौन से कर्तव्य है उसे हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले कहा गया है कि आप संविधान का पालन कीजिए। आप संविधान का पालन कीजिए और साथ ही साथ राष्ट्रगान तथा
राष्ट्र ध्वज का सम्मान करें। क्या करना है जी? सम्मान करना है। इन बातों को मौलिक कर्तव्य में रखा गया है। अगर दूसरका की बात करते हैं तो स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ है, स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ है, उनके आदर्शों का पालन करना, आदर्शों का पालन करना, ये भी मौलिक कर्तव्य का ही भाग है। आदर्शों का पालन करना। 3 में बात करें तो भारत को संप्रभुत्व और अखंडता की रक्षा करना है भी हमारा अपना मौलिक कर्तव्य है। भारत को संप्रभुत्व, भारत को एकदम मजबूत बना के रखना है, साथ ही साथ इसे टूटने भी नहीं देना है। ये हमारा अधिकार है, हमारा कर्तव्य है। इन बातों की चर्चा की गई है। अगर हम मौलिक अधिकार 4 में करते हैं तो कहता है देश की रक्षा करें। देश की क्या करें? देश की रक्षा करें, रक्षा करें। और अगर आवश्यकता पड़ती है, अगर आवश्यकता पड़ती है, आवश्यकता पड़ने पर, आवश्यकता आने पर आप देश के यानी कि राष्ट्रीय सेवा के लिए भी तैयार रहें, राष्ट्रीय सेवा के लिए भी तैयार रहें। यही हम बात करें 5 नंबर में तो सभी नागरिक में भाईचारे बनाकर रहें, भाईचारे की भावना से रहें, भाईचारे की भावना से रहें। अगर यही हम बात करते हैं 6 में तो सांस्कृतिक समृद्धि का विकास करें, सांस्कृतिक समृद्धि का विकास करें, विकास में महत्व दें तथा साथ ही साथ उसका संरक्षण भी करें, संरक्षण भी करें। यही बात करते हैं 7 में तो प्राकृतिक पर्यावरण का भी रक्षा करना है जी। प्राकृतिक पर्यावरण का रक्षा करना है, रक्षा करना है। यही हम बात करते हैं 8 में वैज्ञानिक सोच, वैज्ञानिक सोच विकसित कीजिए अपने मस्तिष्क में। इसके बारे में चर्चा किया गया है। यही हम बात करते हैं 9 में तो सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित कीजिए, सार्वजनिक संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित कीजिए, यानी सुरक्षा देना है, सुरक्षा देना है। सार्वजनिक संपत्ति जो है उसे क्या देना है? सुरक्षा देना है। और यही हम बात करते हैं कितना में 10 में तो इसमें कहा गया है कि व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों में उत्कृष्ट आए, उत्कृष्ट होने का प्रयास करें, उत्कृष्ट होने का प्रयास करें। यही 51 में कहा गया है कि माता पिता का संरक्षण का भी कर्तव्य है, माता पिता का ये कर्तव्य है कि अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रदान करें। क्या प्रदान करें? शिक्षा प्रदान करें। ये माता पिता का कर्तव्य है, माता पिता का क्या चाहिए? कर्तव्य है। तो ये हम लोग का 11 मौलिक अधिक कर्तव्य है जिसके बारे में हम लोग ने चर्चा किया है। देखिए पुनः हम लोग देखने का एक बार और प्रयास करते हैं मौलिक कर्तव्य कौन कौन सा है। पहला, अगर आप भारत के हैं तो भारतीय संविधान का पालन कीजिए, भारत की राष्ट्र ध्वज तथा इसका राष्ट्रीय गान का सम्मान कीजिए। अगर आप भारत के हैं
तो जो भारत की स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ है उनमें जो आदर्श आया है उसका आप पालन कीजिए। अगर आप भारत के लोग हैं तो भारत की संप्रभुत्व एवं अखंडता को बनाए रखने का में भी आप अपना योगदान दीजिए। अगर आप भारत के लोग हैं तो देश की रक्षा करने एवं आवश्यकता पड़ने पे आपको राष्ट्रीय हित में आने की देश की सीमाओं पर भी आने में के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके बारे में बात की गई है। वही हम आगे 5 की बात करते हैं तो इसमें कहा गया कि भाईचारा बनाकर रहें। हिंदुस्तान में सभी लोग जो भी लोग हैं एक दूसरे से क्या बनाएं, भाईचारा बनाकर रखें। वही 6 में कहा गया है कि हमारे अपना जो संस्कृति है उसका विकास करना है, उसका विकास करना है, साथ ही साथ उसे संरक्षित करके भी रखना है। अगर हम वही बात करते हैं आगे 7 की बात करते हैं तो इसमें कहा गया है कि प्राकृतिक पर्यावरण को भी सुरक्षित रखना है। अगर हम बात करें 8 नंबर का तो इसमें कहा गया है कि वैज्ञानिक सोच को भी विकसित करना है। आपको एकदम थुथुर की तरह रहना है। आप अपने देश के लिए ना कुछ वैज्ञानिक दिमाग लगाइए, टेक्निकल दिमाग लगाइए, जिससे कि हमारे देश का क्या हो, लाभ हो। आप उसे भी विकसित कर सकते हैं। ये आपका कर्तव्य है कि आप कीजिए। और वही हम लोग क्या 9 में कहा गया है कि सार्वजनिक संपत्ति यानी कि सरकार का जो संपत्ति है उसका सुरक्षा करना भी आपका जिम्मेवारी है। वही 10 में कहा गया है कि आपको व्यक्तिगत रूप से ये आपका कर्तव्य है कि आप जितना आपका समूह है उसमें आप उत्कृष्ट होने यानी कि उसमें से आप ज़्यादा प्रयास करें कि उन लोगों से ज़्यादा हम आगे निकलने का प्रयास करें। ये 10 में कहा गया है। वही 11 में क्या कहा गया है जो 2002 में जोड़ा गया है कि माता पिता का एक कर्तव्य होती है कि अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करें, यानी कि अपने बच्चों को शिक्षा दें। ये 6 से 14 साल के बच्चों के लिए अति आवश्यक होता है। इसे मौलिक कर्तव्य के रूप में रखा गया है। आज हम लोग ने कितना हो गया, अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 52 के बीच में हम लोगों ने चला। हम लोगों ने मौलिक कर्तव्य को भी हम लोगों ने देखा। मौलिक कर्तव्य को हम लोगों ने देखा, संविधान को पालन कीजिए जी, संग्राम को आदर्श दीजिए जी, प्रभुत्ता को सम बनाए रखिए, देश की रक्षा कीजिए, भाईचारा बनाकर रखिए, विकास कीजिए, प्राकृतिक पर्यावरण को भी आप लोग रक्षा कीजिए, वैज्ञानिक सोच को विकसित कीजिए, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षा कीजिए, व्यक्तिगत एवं सामूहिक सुरक्षा उत्कृष्ट होने का प्रयास कीजिए, माता पिता की शिक्षा से संबंधित मौलिक अधिकार 11 में हम लोग का है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और एक बात और, देखने के बाद आप लोग लाइक भी करते जाइएगा। चलिए इतना ही, जय हिंद।